क्षमा। लास्ट वीडियो में जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस किया था कॉम्प्रिहेंशन को सॉर्ट कैसे करते हैं, उसके क्वेश्चंस को कैसे हमें टैकल करना है। सबसे पहले हमने आपको ट्रिक भी बता दिया था कि सबसे पहले हमें स्टडी करने हैं क्वेश्चंस, देन हमें जाना था कॉम्प्रिहेंशन पर, और उसके बीच में ही एक क्वेश्चन हम लोगों ने बोला था कि टोन का क्वेश्चन आपसे पूछता है कि गिवन स्टैंजा जो हमें गिवन है उसका टोन क्या है। तो आज जैसा कि मैंने बोला था नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे टोन ऑफ द कॉम्प्रिहेंशन। तो वही हम लोग आज डिस्कस करने जा रहे हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने यहाँ मार्क भी किया है। इस वीडियो के जो नेक्स्ट वाला वीडियो होगा हो सकता है उसमें या फिर नेक्स्ट टू नेक्स्ट में हम लोग बाकी जो हमारे टोन बचे हुए हैं उनको डिस्कस करेंगे। अगर आप हमारा देख रहे हैं वीडियो फर्स्ट टाइम तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक करना अगर वो पसंद आए, और जो भी आपको लगे कि इसमें कुछ कमी है तो वो हमें आप जरूर बता दीजिएगा। फीडबैक हमें जरूर देना, वीडियो जैसा भी लगे शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक टोन ऑफ द कॉम्प्रिहेंशन। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जैसे कि मैंने आपको बोला 1 to 10 वहां पर मार्क है। एंग्री एंड सिमिलर वर्ड इसका होता है इंडिग्नेंट। मीनिंग क्या होता है एंग्री और इंडिग्नेंट? एंग्री जैसे कि हमें पता है जो गुस्से में रहे, और इंडिग्नेंट सिमिलर वर्ड है तो हिंदी मीनिंग इसका हो जाएगा क्रोधित। क्या मीनिंग हो जाएगा? क्रोधित। जो गुस्से में होकर चीजों को लिखा जाए वो क्या रहेगा? इंडिग्नेंट या फिर एंग्रीनेस में काउंट होगा। मीनिंग फटाफट से इसका लिख लीजिएगा। द ऑथर मीन्स टू जस्टिफाई, द ऑथर मीन्स टू जस्टिफाइज हिज आउटरीच बाय एक्सप्रेसिंग डिफरेंट रीजंस आइडेंटिफाइड विद द इश्यू। बात समझे? मतलब जब ऑथर किसी भी चीज को आपके सामने प्रेजेंट करता है डिफरेंट डिफरेंट टाइप के रीजंस के साथ, लेकिन वो किस वे में रहेगा? एक एंग्री वे में बात करेगा। आपको लगेगा कि कहीं ना कहीं वो इंडिग्नेंट चीजों को शो कर रहा है। तो अगर इस टाइप का कोई स्टैंजा हमारे सामने आता है हम उसे बोलते हैं, वो किस टाइप का स्टैंजा हमारे पास रहेगा? एंग्री, या फिर हम कह सकते हैं इंडिग्नेंट। बहुत छोटे वर्ड्स में अगर हम इसको लिखें तो यहाँ मीनिंग हम लिख सकते हैं डिफरेंट रीजंस आइडेंटिफाइड विद द इश्यू। ऐसा हम उसे मार्क कर सकते हैं। डिफरेंट रीजंस आइडेंटिफाइड विद द इश्यू, वो कौन रहेगा? एंग्री या फिर इंडिग्नेंट। क्लियर है? सेकंड वर्ड लिखा है अपोलोजेटिक। ये वर्ड बना है अपोलोजाइज से। क्या वर्ड होता है अपोलोजाइज का मीनिंग? उसी वर्ड से हम लोग बोलते हैं अपोलोजेटिक। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अपोलोजाइज? मतलब जब हम किसी को क्या करते हैं? क्षमा करते हैं, माफ कर देते हैं। दैट मींस कि इसका हिंदी मीनिंग क्या होता है? क्षमाशील, जो माफी के योग्य हो, जो क्षमा किया जा सके। क्लियर? तो अपोलोजेटिक का मीनिंग हमने यहाँ मार्क कर दिया है क्षमाशील। और अगर इसको हमें टोन के वे में प्रेजेंट करना हो तो हमें कैसे पता लगेगा किस तरीके की बातें वहां पर की जाएंगी? तो ये एक ऐसा टोन है जो यूटिलाइज होता है एक्सप्रेस करने के लिए। क्या एक्सप्रेस करेगा? हमारे रिग्रेट या फिर ब्लेम को। अब मान लो कि जैसे हमने कोई गलती की है, हमने किसी के सामने जाकर उसको रिग्रेट किया, क्वाल किया कि यस ये मैंने किया है, ये मेरी गलती है, तो वो क्या रहेगा? सामने वाला आपको क्या करेगा? अपोलोजाइज ही बोलेगा ना कि हाँ ठीक है चलो आपने मान लिया तो उस चीज के लिए हम आपको क्षमा कर देते हैं, माफ कर देते हैं। तो इस टाइप के जो स्टेटमेंट्स या जो स्टैंजा में कहीं पर बात हो और उस क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि इस पैराग्राफ का या इस कॉम्प्रिहेंशन का या इस पैसेज का क्या टोन है, तो वहां पर आप क्या मार्क करोगे? दिस इज अपोलोजेटिक। कम वर्ड्स में अगर उसको डिफाइन करना हो तो लिख लो टू एक्सप्रेस रिग्रेट और ब्लेम। किस चीज को एक्सप्रेस करेगा? रिग्रेट को और ब्लेम को। इन रिगार्ड्स टू, किस चीज के रिगार्ड्स में? इन regards to
द ट्रेजेडीज। किस चीज के रिगार्ड में रहेगा? ट्रेजेडी के रिगार्ड्स में। क्लियर है? वो कुछ भी रह सकता है, कोई भी सिचुएशन हो सकता है, कोई भी सेटबैक्स हो सकता है, कुछ भी ऐसी हैपनिंग जो कि पहले हो चुकी हुई हो, ऐसा भी हो सकता है। जब नहीं कि हाल फिलहाल में वो मिस्टेक हुआ, पहले भी हो चुका होता है। तो ऐसा भी अगर किसी चीज पर कोई रिग्रेट फील करता है या फिर कोई आप बोल सकते हैं क्वाल फील करता है, या फिर आपके सामने कोई उस चीज को ब्लेम के लिए वो बोले कि ये मैंने किया है, मेरे ऊपर वो ब्लेम है, तो मैंने उसको एक्सेप्ट कर लिया, कोई भी अगर ऐसा एक्टिविटी है तो उसको अपोलोजाइज अगर हम करते हैं, दिस इज कॉल्ड अपोलोजेटिक। क्लियर? नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट वन इज बेलिगरेंट और बेलिकोज। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड होते हैं। BELL हमेशा रिप्रेजेंट करते हैं लड़ाई झगड़े को। तो मीनिंग जो इसका हिंदी में जाता है, दिस इज कॉल्ड लड़ाकू। क्या हिंदी में जाता है? लड़ाकू, जो हमेशा लड़ने को तैयार रहे छोटी छोटी बातों पर। अगर आपको लगता है स्टैंजा में कहीं पर भी या पूरे ही स्टैंजा में हमारे सामने बात हो रही है लड़ाई झगड़े की या एक दूसरे से मार पिटाई की, या इस टाइप का कोई स्टैंजा आपके सामने रिप्रेजेंट है, उसका टोन आपसे पूछा गया है, तो वहां पर आप मार्क करोगे बेलिगरेंट या फिर बेलिकोज, क्योंकि वो किसको रिप्रेजेंट करता है? लड़ाई झगड़े को, क्वारम्सम को। क्लियर? डिस्प्यूट को यू कैन से। तो अगर बहुत कम वर्ड्स में उसको डिफाइन करना हो तो हम लिख सकते हैं दिस इज यूज्ड टू शो क्वारल, डिस्प्यूट। ठीक है? यूज्ड टू शो या टू एक्सप्रेस डिस्प्यूट, लड़ाई झगड़ा या फिर क्वारल्सम। क्लियर? नेक्स्ट वहां पर मार्क किया है बायस्ड। बायस्ड का हिंदी मीनिंग होता है पक्षपाती या पक्षपात करने वाला। मतलब जब हम किसी चीज को बहुत ज्यादा फेवर करते हैं, दूसरे की चीजों को सुनते ही नहीं है, वो पक्षपात रहेगा कि एक ही चीज के बारे में हम बार बार सुने जा रहे हैं, दूसरे को हमने मौका ही नहीं दिया बोलने का कि वो सही है या गलत है, या उसने वो गलती की भी है या नहीं किया है, या उस चीज के फेवर में है या आगे से हमने सब कुछ सुना ही नहीं, तो वो क्या रहता है? दिस इज बायस्ड। बात समझ गए? तो वो रहेगा बायस्ड अगर कॉम्प्रिहेंशन कुछ ऐसा है कि आपको लग रहा है कि वो फीलिंग ऐसे दे रहे हैं जिसमें बोल सकते हैं वो पक्षपात कर रहा है, तो वहां पर हम क्या बोलेंगे? दिस इज बायस्ड। क्या बोलेंगे? बायस्ड, टोन ऑफ कॉम्प्रिहेंशन। और अगर बहुत कम वर्ड्स में उसको डिफाइन करना हो तो लिख लो while favoring a certain activity or a person or a thing or a place। जब हम किसी चीज को ज्यादा फेवर करते हैं तो हम उसका क्या कर रहे हैं? फेवर कर रहे हैं ना, उसको मान रहे हैं कि हाँ वो सही है और तुम गलत हो। तो ऐसा जब कोई करता है, दिस इज कॉल्ड बायस्ड। लिखें while favoring, आगे a certain, अब वो कुछ भी हो सकता है, प्लेस हो सकता है, पर्सन हो सकता है, थिंग हो सकता है, XYZ कुछ भी हो सकता है। तो हम मार्क करेंगे कोई भी एक नाउन रहेगा, इट में भी कोई थिंग हो, इट में भी कोई प्लेस हो, इट में भी कोई पर्सन हो। दूसरे की बातों को हम नहीं सुन रहे हैं ओवर द अदर वन, क्योंकि दूसरों के ऊपर ही तो वो हावी हो रहा है। दिस इज कॉल्ड बायस्ड। नेक्स्ट हमने लिखा कॉमेंसरेटिंग। कॉमेंसरेटिंग का मतलब होता है जब हम किसी से बहुत ही ज्यादा सहानुभूति दिखाते हैं। अब सहानुभूति मतलब जैसे मान लो कि आपके किसी फ्रेंड को चोट लग गई है खेलते खेलते, या वो गिर गया है, अब एक ही होता है कि गिर गया तो आपको हंसी आए, वो सहानुभूति नहीं होती है। मान लो कि किसी के साथ कुछ ट्रेजेडी हो गई है, कुछ गलत काम हो गया है या एक्सीडेंट हो गया, तो आप उसको बोलो कोई बात नहीं है यार सब ठीक हो जाएगा। इस तरीके के जब हम वर्ड्स बोलते हैं तो दिस इज कॉल्ड कॉमेंसरेटिंग। मतलब हिंदी में अगर हम बोले तो सहानुभूति। जब हम किसी को धीरज बंधाते हैं कि कोई बात नहीं यार, इतना हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है, बाकी आगे हम देख लेंगे। ऐसा जो जब हम वर्ड्स यूज करते हैं किसी को, जब हम कॉमेंसरेट करते हैं, दिस इज कॉल्ड सहानुभूति। अब बहुत से बच्चों का ऐसा है कि जो इंग्लिश लैंग्वेज है उसके लिए हमें इंग्लिश टू इंग्लिश मीनिंग लिखना है, और बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो वर्ड्स का मीनिंग नहीं निकाल पा रहे, लेकिन उन्हें समझ में आ रहा है कि अच्छा इसको हिंदी में ऐसा देखना है। तो स्ट्रेंजर पढ़कर कहीं ना कहीं वो आपको हेल्प मिलेगी कि कैसे हमें उसको फाइंड आउट करना है। अब मान लो कि मैंने सिर्फ लिख दिया बायस्ड,
लेकिन वहां से वर्ड्स तो क्लियर हो जाएंगे ना कि अच्छा अगर स्टैंजा मुझे कहीं लग रहा है कि वो उसके प्रति सहानुभूति दिखा रहा है, या वो उससे बहुत ज्यादा गुस्से में बात कर रहा है, या वो उससे बहुत ज्यादा लड़ाकू वे में बात कर रहा है, गुस्सैलपन में बात कर रहा है, तो वो समझ में आ जाएगा कि वो बायस्ड है, या फिर वो नरेटिव है, या फिर वो कॉमेंसरेटिंग है, या फिर वो बेली कॉज है, बेलीग्रेंट है, अपोलोजेटिक है, एंग्री है, इंडिग्नेंट, तो वहां से सारी चीजें रेक्टिफाई होती चल जाएंगी। इज इट क्लियर? तो लास्ट हमने लिखा है यहाँ नंबर 5 कॉमेंसरेटिंग, हिंदी मीनिंग आपको बता दिया क्या होता है, सहानुभूति। अगर वर्ड्स लिखना हो तो लिख लो टू एक्सप्रेस पेन और शो, टू एक्सप्रेस पेन और शो, किस चीज को शो करेगा, सेंसिटिविटी को, और टू शो सेंसिटिविटी, किसके लिए वो सेंसिटिविटी होगी, फॉर अ मैन और अ, जरूर ना मैन फॉर अ, और सब हम लिख सकते हैं, किसी भी पर्सन के लिए अगर हमें पेन या फिर सेंसिटिविटी शो हो रही है, दिस इज कॉल्ड कॉमेंसरेटिंग, जैसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं, सहानुभूति। नेक्स्ट वर्ड हमने लिखा है कॉन्सिडिंग, कॉन्डिसेंडिंग। नेक्स्ट वर्ड क्या लिखा है, कॉन्डिसेंडिंग या फिर पैट्रोनिजिंग, कॉन्डिसेंडिंग या फिर पैट्रोनिजिंग। मीनिंग क्या होता है इसका, मीनिंग अगर हिंदी में हमें बात करें तो ये कहता है किसी भी चीज का बचाव, मतलब संरक्षण, कॉन्डिसेंडिंग या फिर पैट्रोनिजिंग। क्लियर? अब अगर हमने उसको बोल दिया भाई संरक्षण की बात हो रही है या कॉन्डिसेंडिंग की वो बात कर, तो हिंदी मीनिंग तो बता दिया संरक्षण, लेकिन अगर इंग्लिश टू इंग्लिश में जाना है तो मीनिंग क्या बोलोगे, कॉन्डिसेंडिंग या पैट्रोनिजिंग का मतलब आप लिखो इट सजेस्ट्स अ मेंटालिटी ऑफ, इट सजेस्ट्स अ मेंटालिटी ऑफ, अब किस चीज की मेंटालिटी को आइडेंटिफाई करेगा, मेंटालिटी ऑफ, बता, पैट्रोनिजिंग, मतलब हम किस चीज को कैसे बचा रहे हैं, कैसे उसे कॉन्डिसेंडिंग कर रहे हैं, कॉन्डिसेंड कर रहे हैं, किसी चीज को बचा रहे हैं, पैट्रोनिजिंग या फिर सुपीरियरिटी। किसी भी चीज की सिचुएशन के लिए, जब हम किसी भी चीज की सिचुएशन को बचाते हैं, किसी भी पर्सन को वहां से बचाते हैं। नेक्स्ट लिखा है डॉगमेटिक। डॉगमेटिक का हिंदी मीनिंग होता है एकदम से कट्टर, जो किसी भी चीज को ना सुने, हमेशा उसके अगेंस्ट में रहे, कभी उस चीज का फेवर ही ना करे। दिस इज पर्सन बोलते हैं कि बहुत ही ज्यादा कट्टरपंथ में है कि ये हिंदू वाले मुसलमान को, मुसलमान वाले हिंदू को जीने नहीं देंगे, बट ऐसा कुछ होता नहीं है। जैसे हम लोग बोलते हैं कि किसी के पेरेंट्स उसे इतना वो करते कि वो उसके लिए बहुत ज्यादा कट्टर है, इस चीज के लिए बहुत ज्यादा, कास्ट सिस्टम को बहुत ज्यादा मान रहे हैं, ऐसे जब हम बोलते हैं तो ये क्या होता है, बहुत ज्यादा कट्टरपन, मतलब एक डॉगमेटिक वे। अगर ऐसा लगता है कि गिवन स्टैंजा में हमारे पास पूरा ही बिल्कुल एक दूसरे के अगेंस्ट में जाकर चीजें हो रही हैं, बात समझ रहे हो, कि वो उसका फेवर नहीं कर रहा है, सामने वाला उसके अगेंस्ट है, वो उसके अगेंस्ट है, तो वो क्या रहेगा, एक दूसरे का फेवर नहीं करेंगे। और जब हम फेवर ना करें और एक दूसरे के अगेंस्ट हो, दिस इज कॉल्ड डॉगमेटिक, मींस कट्टरपंथी या कट्टरपन। अगर इंग्लिश टू इंग्लिश में मीनिंग लिखना है तो मीनिंग आप लोग लिख लीजिए, व्हेन द क्रिएटर, जब जो भी स्टैंजा को नरेट कर रहा है, जो भी उसे बना रहा है, सिर्फ अपने बारे में सोचे, सेल्फ ओरिएंटेड अगर वो है, दूसरे पर्सन के बारे में ना सोचे। कोई भी एक ऐसी सिचुएशन आपके सामने है कि मैं सिर्फ अपने बारे में सोच रहा हूँ, सामने वाला क्या है, कैसा है, उसके लिए वो क्या चीजें इंप्लीमेंट अगर मैं करूँ तो वो उसके लिए पॉजिटिव है या नेगेटिव, वो ना फर्क पड़े। दिस इज कॉल्ड डॉगमेटिक। मतलब इस टाइप के जो भी पर्सन रहते हैं वो कैसे रहते हैं, सेल्फ ओरिएंटेड रहते हैं। और दूसरों के अगेंस्ट, अगेंस्ट टू अनदर वन। नेक्स्ट हमने लिखा है इफ्यूमिस्टिक। क्या मीनिंग होता है इफ्यूमिस्टिक? इफ्यूमिस्टिक का मतलब होता है, मान लो कि दो लोगों का लड़ाई झगड़ा चल रहा है और एक ने अगर किसी को गाली गलौज किया, कुछ गलत बोला, अब सामने वाला ना उसे वही चीज में रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, वो उसे हाँ जी ना जी, इस चीज मतलब एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स जब आप किसी भी गलत वर्ड पर दो, वो रहता है क्या, इफ्यूमिस्टिक।
जिसे हिंदी में अगर हम बोले तो हिंदी में इसका मीनिंग जाता है व्यंजनापूर्ण। अब बोले तो मैडम ये तो बहुत ज्यादा टिपिकल हिंदी हो गया। व्यंजनापूर्ण का मतलब होता है कठोर शब्दों पर मीठे शब्दों का प्रभाव। बात समझ गए कि कोई सामने वाला व्यक्ति आपको गलत चीजें बोल रहा है और आपको रिस्पॉन्स आप उसे दे रहे हो अच्छे वर्ड्स के साथ, कुछ नेगेटिव वर्ड्स आप उसे दे ही नहीं रहे हो, दिस इज कॉल्ड इफ्यूमिस्टिक या फिर हम बोले व्यंजनापूर्ण। बात समझ गए। अगर इंग्लिश टू इंग्लिश उसको लिखना चाह रहे हैं तो लिख लो द सॉल्ट ऑफ द टोन मेक यूटिलाइजेशन ऑफ इनडायरेक्ट एंड इम्प्लिसिट स्टेटमेंट्स। लिख सकते हो इनडायरेक्ट और इम्प्लिसिट स्टेटमेंट्स। Next one, grandiose. What is the meaning of grandiose? क्या मतलब होता है? बहुत ज्यादा यूज होता है ये। इसका एक इंग्लिश में अगर मैं वर्ड बोलूं तो हमने नाम में बहुत बार पढ़ा है, ears। क्या होता है ears? हवा, हवाएं, नॉट। ears का मीनिंग हमने बताया है आप लोगों को होता है दिखावटी आचरण, शो ऑफ करना, दिखावटी आचरण को अपनाना। मतलब जो चीजें नहीं है फिर भी वो आइडेंटिफाई करना कि यस मैं वो चीज हूं, जो दिखावा करते हैं। तो वो क्या चीज रहेगा? ग्रैंडियोस। बनावटी चीजें अगर आपके सामने कोई रिप्रेजेंट करता है या फिर गिवन स्टैंजा में आपको कहीं लग रहा है कि वो पूरे का पूरा जो स्टैंजा हमारे सामने है वो एक बनावटी तरीके से उसने यूज किया है, या लोग ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं कि आपको लग रहा है कि वो शो ऑफ कर रहे हैं, वो एयर्स यूज कर रहे हैं, तो आप बोल सकते हैं वहां पर दिस इज कॉल्ड ग्रैंडियोस। और ये क्या रहेगा? दिस इज द टोन ऑफ द कॉम्प्रिहेंशन। वो अलग अलग ऐसे चीज को डिफाइन करोगे। अब देखो कभी भी स्टैंजा शुरू करो पढ़ना तो आपको हेल्प मिलेगी इन सब चीजों से कि वो अगर लड़ाकू है तो बेलीग्रेंट यूज करो, बेलिकॉज यूज करो। अगर आपको लगता है कि नहीं गुस्सेलपन में वो लिखा गया तो आप यूज करो इंडिग्रेंट। अगर लगता है नहीं एक दूसरे का पक्षपात में यूज करे तो आप यूज करोगे बायस का। अगर लगता है कि नहीं वो दिखावे वाली चीजें यूज करे तो क्या यूज करोगे? ग्रैंडियोस। बात समझ गए? अंदर ग्रैंडियोस हमने बोला क्या? जो दिखावा करता है। मतलब आप लिख सकते हो यूज टू शो अडॉप्शन। किस चीज का अडॉप्शन अगर वो यूज करेगा? दूसरे चीजों को अडॉप्ट करेगा, एक्चुअल में नहीं होगा, इमेजिनेशन में लेकर आएगा, अपने आप को शो ऑफ कराएगा। तो आप इसको लिख सकते हो टू शो, शो ऑफ या फिर एयर्स। ठीक है, दिखावा जो चीजें शो करे। अब बात आती है नरेटर, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्न ऑफ द कॉम्प्रिहेंशन, जो कि अक्सर पेपर में पूछा जाता है कि नरेटिव है, डिस्क्रिप्टिव है, सरकास्टिक है, बायस्ड है, जो भी रहेगा यहां से। तो आप बताइए अब नरेटिव क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नरेटिव? नरेटिव का हिंदी मीनिंग होता है कथा। क्या मीनिंग होता है? कथा। बहुत सुनते हो आप लोग, कोई भी फास्ट होता है तो हम बैठ जाते हैं कथा सुनने के लिए, तो वो होता है नरेटिव। अब नरेटिव जो चीजें होती हैं यहीं से वर्ड बनता है नरेटर, जो कथा को बोलता है, सुनाता है हमारे सामने। अब नरेटिव का मीनिंग ये कहता है एक ऐसा टोन या एक ऐसा कॉम्प्रिहेंशन या एक ऐसा पैसेज जिसमें जो भी सब्जेक्ट होगा वो खुद का खुद सारा काम करेगा। जैसे मान लो कि मैं कुछ चीजें नरेट कर रही हूं तो मैं उस केस में अपने आप को ही इलेबोरेट करेंगे। कैसे? मान लो कि मैंने करी मॉर्निंग वॉक, तो मैंने कहा मैं रोज सुबह जल्दी उठता हूं, आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। मैं रोज सुबह मॉर्निंग वॉक पे जाता हूं, आई गो फॉर अ मॉर्निंग वॉक डेली। मैं उस चीज पे रेगुलरिटी से उस चीज को फॉलो करता हूं, ऐसा मैंने बोला। तो वो क्या है? एक नरेट किया हुआ सिचुएशन है जिसमें कि सेल्फ अपने आप को नरेट करके ऑथर ने सब्जेक्ट बना दिया है। बात समझ गए? खुद के ऊपर सारी चीजें इंप्लीमेंट की और मुझे क्या बना दिया? सब्जेक्ट ऑफ द स्टेटमेंट या ऑफ द पैसेज। दिस इज कॉल्ड नरेटिव टर्न ऑफ द कॉम्प्रिहेंशन ऑफ द पैसेज। गॉट इट और नॉट? फिर भी कोई डाउट आता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हम लोग उसे पूछ सकते हैं विदाउट एनी हेजिटेशन।
क्योंकि डाउट अगर रहा तो पेपर में क्वेश्चन 1 या 2 नंबर का होता है। नहीं रेक्टिफाई करोगे तो लॉस आप ही का है, हमारा कुछ नहीं जाना है। क्या? तो नैरेटिव जो यहाँ लिखा हिंदी में नहीं, मैंने उसको बता दिया क्या होता है, कथा। गुड। और इंग्लिश टू इंग्लिश अगर हमें जाना है तो क्या बोलोगे, यहाँ पर एक ऐसा केस आएगा जिसमें जो कैरेक्टर होगा, जो भी वहां पर काम कर रहा होगा, एक्टिविटी कर रहा होगा, तो वो सिर्फ कौन करेगा, सब्जेक्ट खुद, क्योंकि वो खुद अपने आप में वो कैरेक्टर है। तो यहाँ लिखो द ऑथर इज द कैरेक्टर हिमसेल्फ। द ऑथर इज द कैरेक्टर हिमसेल्फ। अपने आप में क्या होगा, वो कैरेक्टर होगा। और किस चीज के लिए ट्राइज करेगा, ट्राइज टू कन्वे अ स्टोरी और इवेंट। लिख सकते हो एंड ट्राइज टू कन्वे अ स्टोरी और एन इवेंट। कोई भी सिचुएशन बता सकता है, कोई भी सर्कमस्टांसेस बता सकता है, कोई भी इवेंट बता सकता है, कोई भी सिचुएशन बता सकता है, वो सिर्फ कौन बताएगा, नैरेटिव। बात समझ गए? अब ये आज हमारा कुछ इंपॉर्टेंट वन मैंने आपको बोला था, टर्न ऑफ कॉम्प्रिहेंशन हम स्टडी करेंगे, क्योंकि लास्ट वीडियो में हम लोगों ने स्टडी किया था कॉम्प्रिहेंशन को कैसे हमें सॉल्व करना है। ये चीजें क्या है? अब रिमेनिंग जो आपकी बची है करीबन 10 to 15 वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस। तब तक इन्हें जरूर आप रीड कर लेना, कॉम्प्रिहेंशन को सॉल्व करके ट्राई करना फाइंड आउट करने की, चाहे वो कोई भी पेपर आप दो। अब ये भी सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट वन है, खासकर क्लैट, जीमैट, कैट और आपका सीटेट, जितने भी आपके टेट वाले एग्जाम होते हैं, आपका एसएससी, हमारा बैंकिंग एग्जाम या फिर कोई भी अदर एंट्रेंस एग्जाम, इन सब बच्चों के लिए, और कॉम्पिटिटिव का कोई भी अदर एग्जाम जिसमें कॉम्प्रिहेंशन आता है, सबके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशंस टर्न ऑफ कॉम्प्रिहेंशन। क्योंकि कंफ्यूजन बहुत ज्यादा क्रिएट करते हैं, हमें मीनिंग ही नहीं समझ में आता है कि बायस मीनिंग क्या होगा, हम कैसे पहचानेंगे। मान लीजिए कॉम्प्रिहेंशन आपको समझ में आ गया, उसकी स्टोरी बहुत अच्छे से समझ में आ गई, लेकिन जब टर्न आया कोई भी 3 4 5 ऑप्शन में, तो मैं रेक्टिफाई नहीं कर पाया। तो उसको करने के लिए अटेम्प्ट तो हमें तो ढूंढना पड़ेगा ना उसका मीनिंग क्या है। उसी की हेल्प के लिए आज आपके सामने लेकर आए थे कुछ टर्न ऑफ कॉम्प्रिहेंशंस। रिमेनिंग वन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। जैसा भी लगे वीडियो, क्या लिखना है, फीडबैक, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और शेयर करना तो बिल्कुल नहीं भूलना है। मिलते हैं